हमने अपने पिछली वीडियो में भाषा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा की है। हमने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत देखा था और उसकी समीक्षा भी हमने की थी। आज हम भाषा की उत्पत्ति विषयक कुछ अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिस सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है धातु सिद्धांत। इसे डिंग डेंग वाद या अनुरणन सिद्धांत भी कहा जाता है। मैक्स मूलर ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने ये जो सिद्धांत बनाया था उसका आधार था जर्मन विद्वान प्रोफेसर हेज का मत। इनके अनुसार सभी वस्तुएं जो प्रकृति में विद्यमान हैं वह जब किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो उस पदार्थ की एक ध्वनि निकलती है और वह भिन्न प्रकार की होती है और इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर ही भाषा की उत्पत्ति हुई। इनका मानना है कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य के अंदर इस तरह की विभाविका शक्ति रही थी कि जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता अथवा सुनता था तो उसके मुंह से उस वस्तु के प्रति एक ध्वनि स्वतः ही निकल पड़ती थी। ठीक वैसे ही जैसे हमने कहा है कि कोई भी वस्तु जब दूसरी वस्तु से टकराती है तो उससे एक ध्वनि निकलती है और इस आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब हम इस सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वह तो यह है कि यह सिद्धांत विकासवाद के सिद्धांत के विरुद्ध पड़ता है। कोई भी चीज़ विकसित होती रहती है, कोई भी वस्तु विकसित होती रहती है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, विकास के आधार पर हुआ है, धीरे धीरे विकसित हुई है, ये बात हम मानते हैं, परंतु ये सिद्धांत उसका विरोध करता है। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि किसी भी धातु को जब किसी ने देखा होगा मनुष्य ने और उसके मुंह से कोई ध्वनि निकल पड़ी, इसका मतलब ये होता है कि भाषा आदिकाल में ही बन चुकी थी। और जब आदिकाल में ही भाषा बन चुकी थी तो फिर यहाँ एक विरोध और सामने आता है कि धातुओं से शब्द निर्माण की अवस्था बाद में कैसे आई। धातुओं से शब्द निर्माण भी तभी हो जाना चाहिए था जबकि ऐसा नहीं हुआ है। यदि हम व्याकरणगत अध्ययन करें, तथ्यात्मक अध्ययन करें तो हमें एक चीज़ और पता चलती है और वह है आदिकाल में भाषा में जो धातुएं थी वह बहुत कम थी। और आज यदि हम भाषा का इतिहास पढ़ें तो हम देख रहे हैं कि भाषा नित प्रति
अपना एक नया स्वरूप गढ़ती जाती है और विकसित होती जाती है। इस मत का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो एक बात और हमारे सामने आती है, और वह है कि भाषा का विकास वर्णनात्मक शब्दों के माध्यम से नहीं, मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाले शब्दों के माध्यम से हुआ है। जैसे जैसे हम अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, वैसे वैसे हम नए नए शब्दों का चुनाव करते हैं या गढ़ते हैं, उसका निर्माण करते हैं। जबकि मैक्स मुलर ने भाषा का निर्माण वर्णनात्मक शब्दों के माध्यम से माना है। हम ये भी मानते हैं कि भाषा और विचार का संबंध नित्य होता है, पर एक ही विचार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जो बोल नहीं सकता, जिसको भगवान ने बोलने की शक्ति नहीं दी, ऐसा व्यक्ति भी विचार तो अपने रख ही सकता है, भले उसके पास भाषा न हो। और एक चीज़ और जो हमें मिलती है अध्ययन से, वह है संसार की बहुत सी भाषाएं ऐसी भी हैं जिनमें धातुएं है ही नहीं। तो इन सारी बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो धातु सिद्धांत भी बेकार या निराधार सिद्ध हो जाता है। हम इससे भाषा की उत्पत्ति नहीं मान सकते। अगले सिद्धांत के रूप में हम चर्चा करते हैं अनुकरण सिद्धांत की। अनुकरण सिद्धांत, इसके बहुत से नाम हैं। बाओ थ्योरी, भोवोवाद, इसको नाम दिए गए हैं। अनुकरण मूलकवाद भी इसको कहा जाता है। इसको मानने वाले जो सिद्धांत वादी हैं वह है व्हिटनी पॉल हर्टर। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, यह हमें देखना है। जब हम इस सिद्धांत के विचारों पर अध्ययन करते हैं तो जो बात सामने आती है वह है मनुष्य ने जिस पदार्थ या प्राणी की जैसी भी ध्वनि सुनी, उसी का अनुकरण करते हुए उसने उन ध्वनियों के आधार पर उन वस्तुओं का, उन प्राणियों का नामकरण कर दिया। ऐसे कुछ शब्द हमें मिलते हैं अपनी भाषा के अंदर, जैसे काक, कोकिल, भों भों, म्याऊं, कुक्कुट, दूर दूर, निर्झर, मिमियाना, दहाड़ना, टपकना, चहकना, हिनहिनाना। ये शब्द हमारी भाषा में मिलते हैं, पर ये शब्द इतने कम हैं कि हम इनके आधार पर पूरी भाषा के भवन को खड़ा करने की बात करें तो यह हमें अनुपयुक्त लगती है। और इसीलिए जब हम इस मत की समीक्षा की दृष्टि से अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो विद्वानों के जो मत सामने आते हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं रेनन का मत। रेनन ने इस मत का खंडन किया है। क्यों? क्योंकि वह ये कहते हैं कि क्या मनुष्य इतना निकृष्ट था कि पक्षियों के शब्दों के आधार पर उसने भाषा का निर्माण किया। पशु पक्षी शब्द बोलते हैं और मनुष्य ने उनका अनुकरण कर लिया केवल।
क्या मनुष्य इतना शक्तिहीन था? इसलिए वह इस मत को स्वीकार नहीं करते। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अनुकरण मूलक शब्दों को यदि हम देखें किसी भी भाषा में तो वह शब्द बहुत कम है। उसके आधार पर संपूर्ण भाषा के निर्माण की बात नहीं की जा सकती। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो उत्तरी अमेरिका की एक भाषा है अथवस्कन। उसमें एक भी अनुकरणात्मक शब्द नहीं है। फिर भी वो भाषा है जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण के माध्यम से भाषा का निर्माण नहीं हुआ है। हाँ, ये कुछ शब्द उसके अंतर्गत हैं, हम केवल इतना सा ही मान सकते हैं। और जब इसकी हम समीक्षा के लिए इस मत पर जब और ज़्यादा ध्यान अपना आकर्षित करते हैं तो कुछ बातें और सामने आती है। वह है अनुकरण मूलक जो शब्द हैं वह शब्द प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न हैं। जबकि जब किसी धातु या प्राणी का अनुकरण किया है तो एक जैसे होना चाहिए था और वह शब्द एक जैसे नहीं है। इसका कारण कुछ ये भी है कि प्रत्येक स्थान की जलवायु भौगोलिक स्थिति में अंतर होता है और उसके कारण वहाँ की ध्वनियों में भिन्नता होती है, उच्चारण करने में भी भिन्नता होती है। परंतु ये इतना बड़ा कारण नहीं है कि उससे इतना बड़ा अंतर आए कि दो अलग अलग स्थानों पर किसी एक वस्तु के लिए दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाएं। अब ऐसी स्थिति में अनुकरण सिद्धांत को भी हम भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अन्य सिद्धांतों पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप अपने सहपाठी मित्रों से इस वीडियो को